नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है जिसका नाम है क्या हाल है। आज हम बात करें तो मध्य प्रदेश अनलॉक हो चुका है, लेकिन एक परेशानी बनी हुई है और ख़ास तौर पर आम लोगों के लिए, और वो परेशानी है महंगाई। जी हाँ, आज हम बात करेंगे किचन के बजट की, यानी खाद्य सामग्री की, खाने पीने चीज़ों की। और इस समय हम देख पा रहा है, देखिए एक मैं पहले तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही बाज़ार अनलॉक हुआ है, 1.5 महीने तक जो सब कुछ बंद रहा, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि जो घर के खाने पीने की चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री है, और वहाँ की दुकानों के हाल आप देखिए कि अब हर घर में राशन खत्म हो चुका है, हर घर में तेल खत्म हो चुका है। ऐसे में बाज़ार में जो भीड़ उमड़ी हुई आप देख पा रहे हैं कि यदि हम सड़क की बात कर लें तो वहाँ भी थोक में जो तेल की कैन है, जो शक्कर के बोरे हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और देखिए दुकानों के बाहर इस तरह से ये तमाम जो सामान है यहाँ पर थोक में रखा गया है और थोक से यहाँ से पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हम इस बात को लेकर कर रहे हैं कि आखिरकार जब कोरोना नहीं था, कोरोना आया, उसके बाद लॉकडाउन लगा, ये जो वेरिएशन रहा 1.5 महीने का, इसमें क्या कुछ भाव में बढ़े हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। कोई कारण नहीं था। नहीं, लॉकडाउन लगा और पूरा देश ही इस लॉकडाउन से तबाह था, तो ऐसा कोई महंगाई का बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बना। कुछ महंगाई बढ़ी, लेकिन ओवरऑल अभी कंट्रोल में है और सभी चीज़ें उपलब्ध है मार्केट में, कोई भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है। और मैं महंगाई बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा कि महंगाई थी। एक ग्रुप की कह लें या किसी एक तबके को कह लें कि इसका मुद्दा बना लिया गया विपक्ष का, लेकिन महंगाई इतनी बहुत ज़्यादा नहीं है, सभी चीज़ कंट्रोल में है। कंट्रोल में है। बिल्कुल है। अभी हम थोक के बात करें, तेल के भाव क्या हैं अभी? तेल अभी थोक में जो यानी पैकिंग का कह लें 15 किलो का, वो 2350 रुपये से 2500 रुपये तक का है। लेकिन एक ब्रांडेड है, सबका ब्रांड अपना अपना, कोई कोई ब्रांडों का पैसा लग जाता है, लेकिन मिनिमम देखा जाए 2350-2300 के बीच में। यदि एक तुलना की जाए पिछले साल से, तो कितना इसमें इजाफा कितना हुआ है? पिछले साल के अपेक्षा अगर तुलना की जाए तो 60% इजाफा हुआ है। 60%? 60%? पहले पिछले साल कितने का था? पिछले साल जो 15 किलो का तेल था वो 1800 से 1700 रुपये था। 1700 से 1800 रुपये में 15 किलो तेल मिल जाता था। अब कितने का हुआ? अभी 2300 से 2350। 60% नहीं हुआ ना। अब 2300 के आसपास हुआ है। 60% कैसे हुआ? कितना हुआ? नहीं, तेल के भाव बढ़े हैं, 30% बढ़े। उसके पीछे कारण ये भी है कि इस साल तिलहन की फसल हमारे भारत देश में बहुत कम हुई है। मतलब सोयाबीन मध्य प्रदेश में तो ना के बराबर हुआ है। तो जो भी माल आ रहा है विदेश से आयात किया जा रहा है, तो आयात ड्यूटी है, ये है, सब मिला के मेन कारण तेलों में तेज़ी का आयात के ऊपर निर्भरता है। इसके कारण से थोड़े से तेल में भाव बढ़े हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार का ध्यान है, अब उसके ऊपर नियंत्रण किया जा रहा है। उम्मीद है कम हो जाए। ये उम्मीद है। आप ये रेट बता रहे हैं, ये थोक के रेट हैं, और ये हम रिटेल में चले जाएं तो, क्योंकि आम व्यक्ति थोक में तो खरीदने आएगा नहीं, वो रिटेल वहाँ पर क्या रेट है? थोक में और फुटकर में थोड़ा फ़र्क आ जाता है, रुपये 2 रुपये किलो का, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। पब्लिक जागरूक है, हर कोई समझता है, और पल पल की रिपोर्टें हर किसी को मिल जाती हैं, तो होलसेल और फुटकर में बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। होलसेल और फुटकर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ अंतर है। यहाँ पर व्यापारी, आप भी व्यापारी हैं? आप भी? हाँ बिल्कुल। क्या नाम है आपका? विवेक साहू। साहू जी, ये बताइए कि कहा जा रहा है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, और ख़ास तौर पर जो बजट गड़बड़ाया है वो किचन को लेकर है। कितना अंतर आ चुका है? एक अंतर का तो नहीं बोल सकता, परंतु डबल लोगों का इफेक्ट ज़रूर पड़ा है। जो पिछले लॉकडाउन में 90 रुपये तक का तेल बिका था, वो इस समय 154 रुपये आज उसका रेट गिरा। तो कहीं ना कहीं अधिकता तो उसमें ज़रूर आई हुई है। पर सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है किचन का, जो अपन बजट की बात कर रहे हैं। अगर पिछले लॉकडाउन से अभी बात करें तो तेल, शक्कर, आटा, मैदा, रवा, सूजी, मसाले सब में इजाफा हुआ है। इसी कारण से किचन का बजट बढ़ाया हुआ है। तेल की अगर हम बात करें तो कम से कम डबल उसका रेट हो चुका है। डबल हो चुका है तेल? बिल्कुल। 88 रुपये 90 रुपये था जो, तो वो आज 154-60 रुपये बिक रहा है। तो हम उसको डबल की श्रेणी में लेंगे। और इसके बाद अगर हम बात करें दालों की, तो दालों के रेट जरूर थोड़ा से कम हुए आज की तारीख में, पर ये लेकिन अभी भी शतक मारे हुए हैं। मैं आपको बताएंगे कि खुदरा मार्केटों में दिक्कत ये होती है कि जैसा आज हमारे 100 रुपये किलो दाल है, तो ये खुदरा मार्केट में 150 रुपये 140 रुपये बेच रहे हैं। तो ये सीधी माल उपभोक्ताओं पे पड़ती है। अगर खुदरा व्यापारी भी अपना माल
अगर कम रेट में बेचे, कम मार्जिन में बेचे, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को इसमें राहत मिल सकती है। बहुत दिक्कत इसमें उपभोक्ताओं को ज़रूर आती है। इसी तरीके पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने के कारण भी भावों में तेज़ी का माहौल बना हुआ है। अगर सरकार इसमें वेट कम करती है तो ज़रूर डीजल और पेट्रोल के दाम भी ओवरऑल हम यदि किचन की बात कर लें, एक मेरे घर की किचन है और अभी पिछले साल से अभी तुलना करें तो वही सामान उतने ही बजट में, उतनी ही क्वालिटी में कितने रुपए में आएगा? ये आप अपने अगर मिसेज से ही पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जब आपके घर में इजाफा होता है, जो आपकी जेब से अगर 1000 रुपये जाते थे आज वो 2000 जा रहे हैं, तो आपको भी लग रहा होगा, ये डबल मुझे लग रहा है। महसूस हो रहा है। महसूस तो आपको भी हो रहा होगा, क्योंकि आप भी उसी श्रेणी में है, खाना तो सबको है। तो जब आपके 2000 रुपये लग रहे होंगे तो आम उपभोक्ताओं को भी वही असर पड़ रहा होगा। तो कहीं ना कहीं डबल तो रेट उसमें अगले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन में हो चुका है। बिल्कुल ये दो लॉकडाउन के वेरिएशन की बात करें तो पूरा एक साल में अगर बात करें तो ये वेरिएशन आ चुका है, और इस पर कहीं ना कहीं माल और उपभोक्ताओं के उस पर भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि देखिए कम इस बार सोयाबीन पिटा है, गेहूं की खेती बड़ी अच्छी हुई है, पर मंडियां बंद हैं, तो ये बहुत सारी दिक्कतें उसमें होती है। और ट्रांसपोर्टेशन का भी जो रेट आ रहा है वो भी अत्यधिक। ट्रांसपोर्टेशन और भी यहाँ पर व्यापारी मौजूद हैं। एक जो हम बात देखने को आए कि पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल महंगा हुआ, तो इसका भी क्या महंगाई पे कोई असर पड़ता है, खासतौर पर खाद्य सामग्री पे? खाद्य सामग्री पे फर्क पड़ता है ना। पेट्रोल डीजल महंगे होने से खाद्य सामग्री भाड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा माल ट्रांसपोर्ट करके ही लाना पड़ता है। भाड़ा बढ़ेगा, निश्चित रूप से महंगाई खाद्य सामग्री पे फर्क पड़ेगा। तो पेट्रोल डीजल के आसमान में तो आसमान पर है इनके दाम तो। हाँ, तो उसका फर्क पड़ेगा ना। पड़ेगा। भाड़ा हो गया भाई। जैसे अपन दालों पे देखें तो 1-2 रुपये किलो का फर्क पड़ जाता है, शक्कर पे 1 रुपये किलो का फर्क पड़ जाता है। अच्छा, हाँ, इतना फर्क पड़ जाता है हाँ, इतना फर्क ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है। का। ये लॉकडाउन का कोई इस पर भी असर हुआ है कि आप लॉकडाउन का नहीं, मैं इस पर बात कर रहा हूँ नहीं। कि आपके जो थोक व्यापारी हैं, आपका जो बाहर से माल आता होगा, नहीं, निश्चित वितरण प्रणाली जो भी थी, आवक जावक, सरकार ने पूर्ण रूप से सहयोग करके इसमें कोई कहीं दिक्कत नहीं आई। कोई ये इफेक्ट नहीं बिल्कुल हुआ? नहीं, मतलब कोई भी चीज़ की एक पैसे की भी शॉर्टेज नहीं हुई। शॉर्टेज के कारण कोई भाव नहीं बढ़े। इस बार ये ऐसा हुआ, नहीं, पिछली बार तो सब पिछली कुछ बार बंद भी कर दिया सरकार का बहुत सहयोग रहा। कभी आने वाली जाने वाली गाड़ियों को कहीं भी नहीं रोका गया। नहीं रोका गया। सुचारू रूप से सब माल आ रहा है, किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं है। अभी कोई डिमांड बढ़ी है चूंकि अनलॉक ना। हुआ है तो? अनलॉक हुआ तो डिमांड बढ़ गई। हाँ, थोड़ा सा कई तारीफ भी है। दुकानें बंद थी, कई दुकानें खाली हो गई थी, मतलब माल सेल करके। तो उन सब की डिमांड है, इसी की भीड़ दिख रही है आपको बाजारों में। पूरी एक आध दिन में नियंत्रित में आ जाएगा जी। क्योंकि बहुत दिनों बाद खुला है, तो एक आध दिन में नियंत्रित में आ जाएगा। आजकल की भीड़ है ये, और 1-2 तारीख भी है, शुरू का महीना है, लोगों को पगार मिलती है, दुकानदार खाली बैठे हैं, रिटेलर। अब वो पूर्ण रूप से माल लेने के लिए, और एक आध दिन में नियंत्रित हो जाएगा। लेकिन इस सब का थोक व्यापारियों को बहुत असर पड़ा लॉकडाउन का, क्योंकि हम लोग तेल का काम करते हैं जिसमें जार वगैरह आते हैं। तो हमारे पास इतने दिन में सेल नहीं हुआ, तो हमारे जार फूट गए, तो हमारे लाखों का नुकसान हुआ, तेल बह गया वो। अच्छा, किस तरह से कुछ आप दिखा पाएंगे? जार फूट जाते हैं तो वो तेल बह जाता है। हाँ, क्या नुकसान हुआ है? नुकसान ये जार फूट के, ये पाउच फूट जाते हैं, जार नीचे से फूट जाते हैं। क्या इसका रीजन क्या रहता है फूटने इसका का? नीचे से रखे जार, गर्मी पड़ रही है तेज, तो जार इतना लोड सहन नहीं कर पाते, तो वो नीचे से फूट जाते हैं। तो ये सिर्फ आपकी दुकान, सभी ये सभी जगह ही है? सभी का प्रॉब्लम है, सभी तेल वालों की प्रॉब्लम है, सभी तेल वालों में ये प्रॉब्लम आती है। अकेले ऐसा नहीं कि अपनी शॉप पर है, सब जगह है? सभी पूरी तरह। ज़्यादा दिन कोई भी माल रखा रहेगा तो वो फूटेगा तेल में, तो गर्मी पड़ती है, जार नीचे से फूट जाता तो है। ये भरपाई कैसे होती है इसकी? भरपाई कुछ नहीं होगी, बस भुगतना है आपको। भुगतना है? हाँ, व्यापारी को खुद भुगतना भुगतना है, तो बिजनेस का एक पार्ट है ये। लेकिन उसका कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट लॉकडाउन। बिजनेस का जो पार्ट है। आप क्या नाम है आपका? मैं संजय राठी। और हम जानना चाह रहे हैं कि जो कोरोना आया है, पिछली बार भी लॉकडाउन रहा, इस बार लॉकडाउन रहा, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो हम वो समझना चाह रहे हैं कि आखिरकार कितनी महंगाई बढ़ी है? देखिए, महंगाई का जहाँ तक प्रश्न है तो बाज़ार पूरी तरीके से इंटरनेशनल चीज़ों के ऊपर फोकस डाउन हो चुका है। सारी चीज़ें जब आप लोगों ने पूरा बाज़ार ओपन कर दिया है तो अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों का फ़र्क तो निश्चित रूप से आपकी इकोनॉमी पर पड़ना ही है। हम ये नहीं कह सकते कि हम आज इंडिविजुअल हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में यदि कीमत बढ़ी है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। अब इसके लिए सरकार को भी थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। इसके पहले भी कईयों बार हम कैट के माध्यम से और दूसरे माध्यम से सरकार के पास एक अनुमोदन भेज चुके हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खाद्य पदार्थ या पेट्रोलियम पदार्थ
हम आज दो चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करें, तो हमने उनसे ये कहा था कि आप जो ड्यूटी है या जो एक्साइज ड्यूटी है या इंपोर्ट ड्यूटी है या जो भी कर सरकार लगाती है, चाहे वो उपकर या किसी भी माध्यम से, उनको फ्रीज ना करते हुए उनको फ्लक्चुएटिंग करना चाहिए। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कीमतें गिरती हैं तो सरकार अपनी ड्यूटी बढ़ाकर मार्केट में एक कॉन्शियस प्राइस कर देती है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर में कीमतें बढ़ती हैं तो सरकार ने जो ड्यूटी बढ़ाई है उसको उसके हिसाब से कम भी करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मनमोहन सिंह जी की सरकार। उस वक्त क्रूड ऑयल की यदि मैं बात करूं तो $160 पर बैरल तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के रेट चले गए थे। उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ना सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर कम किया बल्कि सब्सिडीज़ भी दी। $160 पर बैरल का क्रूड ऑयल जब नीचे में गिर के $30 पर बैरल पर आ गया तो भी आप लोगों ने अपने टैक्सेस को बढ़ाते हुए उस स्तर को स्थिर रखा। अब निश्चित रूप से सरकार की आय बढ़ी, हम ये मान के चलते सरकार की आय बढ़ी। सरकार ने यहाँ वो फार्मूला फेल हो जाता है कि उपलब्धता और उसकी डिमांड और सप्लाई का ये फार्मूला यहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि जब रेट कीमतें बढ़ती हैं तब आप बढ़ा देते हैं टैक्स, और जब कम होती हैं तो कम नहीं की जाती। जब जो कीमतें जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कम हुई तो आप लोगों ने उस वक्त अपने टैक्स बढ़ाकर रेवेन्यू जनरेट कर लिया, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कीमतें बढ़ी हैं तो आपको वापस जो टैक्स आपने बढ़ाया था उसमें कुछ राहत देते हुए पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि हमको पब्लिक का भी ध्यान रखना है। $30 पर बैरल का यदि हम तेल आज भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $62 पर बैरल के ऊपर क्रूड ऑयल चल रहा है, तो क्रूड ऑयल को उस पैरिटी से देखा जाए तो क्या 100 रुपये लीटर हम लोग आज पेट्रोल बेच रहे हैं, ये संभव है? इसी तरीके से मैं खाद्य तेलों की भी बात करूं, मैं तो ठीक है क्रूड ऑयल पेट्रोल एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की इकोनॉमी टिकी हुई है। हर वस्तु का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो उसी के माध्यम से चलता है, तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर है। सरकार को उसके ऊपर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए। ये कैट के माध्यम से आपकी डिमांड है? कैट के माध्यम से जब हुई थी, इसके पहले हम लोगों का वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें खुद पीयूष गोयल जी स्तर के लोग भी उसमें शामिल थे। उनके सामने ये डिमांड रखी गई थी, उन्होंने इस सुझाव को माना था कि ये सुझाव जो आपने दिया है ये बहुत अच्छा सुझाव है, निश्चित रूप से इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी, आपकी बात ऊपर पहुंचाई जाएगी, लेकिन रिजल्ट अभी तक हमारे सामने रिजल्ट नहीं मिला। और रिजल्ट एक ही है कि चाहे थोक मार्केट की बात करें या रिटेल की बात करें, आम जनता तक जो महंगाई है उसकी मार लगातार पड़ रही है। निश्चित रूप से जनता के ऊपर महंगाई की मार तो पड़ ही रही है, महंगाई की मार भी पड़ रही है, साथ में हम व्यापारियों के ऊपर भी इसका बहुत डबल इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि यदि आज हम एक साल पूर्व की बात करें तो एक साल पहले जो हम 1500 रुपये का यदि सोयाबीन तेल का जार बेच रहे थे तो उस 1500 रुपये के ऊपर भी हम लोगों का मार्जिन वही था 15 रुपये। आज वही 1500 रुपये का तेल का जार 2500 रुपये का हो गया है, तो भी हमारा मार्जिन वही है 15 रुपये। तो ये कैसे संभव है? पैसे का फ्लो बढ़ गया लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा। बिल्कुल हाँ, ये बात है। हम लोग की लागतें बहुत बढ़ गई हैं और जो हम 10 रुपये जार कमाते थे आज भी वही हैं, और लागतें बढ़ने से हम लोग को बहुत परेशानी हो रही, क्योंकि उधारियों का सबसे बड़ा खेल है। जो हमारे आजकल उधार जो ग्राहक थे वो तो आज तक हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। हम लोग कितनी पूंजी लगाए आप कैट को भी प्रतिनिधित्व करते हैं क्या? किस पोस्ट पर हैं आप? मैं अभी पूर्व प्रवक्ता था और सदस्य हूँ अभी कैट का, और फाउंडर मेंबर हूँ मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का फाउंडर मेंबर हैं। एक मूवमेंट आपकी ओर से उठा है, क्या किस तरह का मूवमेंट है? देखिए, अभी हम लोग विचार कर रहे हैं कि सबसे पहले कोरोना से किस तरीके से हम लोग लड़ें और व्यापारी अपना व्यापार संचालित रूप से चला सके, इस पर हम लोग का जोर है। और प्रशासन से भी हम ये मांग कर रहे हैं कि व्यापार चलना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आर्थिक गतिविधियाँ नहीं होंगी तो प्रदेश तरक्की नहीं कर पाएगा, भोपाल तरक्की नहीं कर पाएगा और व्यक्ति भी तरक्की नहीं कर पाएगा। क्योंकि परिवार को चलाने के लिए आर्थिक सहायता बहुत ज़रूरी है, और बेचारा व्यापारी कब तक लगाएगा? आप ये सोचिए, ये दुकान 1.5 महीना बन रही है और जब हम खोलते हैं तो उसका बिजली बिल हमें लोग को मिलता है, जबकि बिजली का एक पॉइंट नहीं चला, तो वो बिजली का बिल भी हमें भरना है। सरकार इस पर भी जोर दे। लोगों का लाखों रुपए का बिजली का बिल आ रहा है, व्यापारी कहाँ से भरा? जब दुकान ही नहीं खुलने दी तो व्यापारी बिजली का बिल का क्यों दे? सरकार सब चीज़ों पे ध्यान दे रही है पर व्यापारियों पे ध्यान नहीं देती है। व्यापारी आज भी चोर है, कल भी चोर है, जबकि पूरा रेवेन्यू कर्मचारियों व्यापारियों से ही जाता है।
व्यापारियों को भी एक उनको बात बता रहे थे कि जो महंगाई बढ़ रही है आम जनता तो झेल ही रही है, लेकिन व्यापारी का आज ही मुनाफा उतना ही है जितना पहले था। महंगाई का व्यापारी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। बिल्कुल नहीं, सिर्फ तेजी मद्दी का खेल व्यापारी जरूर खेलता है। जैसे आज 10 रुपये है तो कल 12 तो 2 रुपये उसको एक्स्ट्रा मार्जिन मिल जाता है। पर इसी तरीके से अगर गिर जाए बाजार तो 5 रुपये गिर गया तो वो उसका भी नुकसान उसी को झेलना है। व्यापारी की मरण सिर्फ वायदा कारोबार में, वायदा कारोबार सबसे ज़्यादा विकट स्थिति में है। इस पे रोक ले कैसे लगेगी? भैया सरकार से हम केट के माध्यम से पिछले 12 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं। माननीय मोदी जी को कई बार हम लोग निवेदन किया, सीतारमन जी को कई बार निवेदन किया, इससे पहले जो हमारे वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी, उनको भी कई बार हम लोगों ने लेटर केट के माध्यम से दिया कि वायदा कारोबार पर रोक लगाई जाए जो आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आती है, पर इस पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। तो जब तक वायदा कारोबार है, जब तक इसी तरीके से व्यापार में तेजी मद्दी का खेल सटोरियों द्वारा होता रहेगा। बिल्कुल होता रहेगा। ये जो वायदा कारोबार की बात करें तो लगातार कैट इसको लेकर मूवमेंट खड़ा करता आया है। मुहिम खूब चली है, खूब प्रदर्शन हुए हैं, पूरे देश में मूवमेंट खड़ा हुआ है। आप लोगों ने हड़ताल का आह्वान भी किया था, क्या हुआ उसका? एक्चुअली मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस टाइम पे मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे देश के, तो उन्हें एक आर्थिक सहायता की एक समिति बनाई गई थी। उसमें मोदी जी को अध्यक्ष बनाया गया था और उसकी रिपोर्ट करके देना था कि भाई वायदा कारोबार से क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं। तो मोदी जी खुद इस पे उसके समिति के अध्यक्ष थे और उनने ये सब सिफारिश करी थी कि आवश्यक वस्तु से वायदा कारोबार को हटाना चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान है और पूरा सटोरियों के हाथ में व्यापार आ जाता है। अभी भी बहुत जरूरी आवश्यकता है वायदा कारोबार हटाने की, कि वायदा कारोबार हटा दे ताकि जो सामान्य तेजी मद्दी होती है वो एक जिनिस को लेके या फसल को लेके होती है, लेकिन वायदा कारोबार वाले क्या करते हैं, वो एक दिन में 25-25 रुपये वायदा बढ़ा देते हैं, 25 रुपये नीचे लाते हैं। उससे छोटा दुकानदार है, कम पूंजी वाला व्यापारी जो है वो पूर्ण रूप से खत्म। फायदा किसको होता है? फायदा सिर्फ सटोरियों को होता है, जो ग्रुप बना के काम करते हैं MCX NCDX में, उनको फ़ायदा होता है। व्यापारी को दूर दूर तक किसी प्रकार से फ़ायदा नहीं होता। और इसके लिए केट ने 2006 से लेके अभी तक निरंतर ये मांग करता रहा कि वायदा कारोबार को ये हटाया जाए आवश्यक वस्तु से, लेकिन सरकार सुनने को राजी नहीं है। आखिरकार सरकार का क्या फ़ायदा है? ये सरकार को टैक्स मिलता था, इसमें सीधी सी बात कोई है, और टैक्स के माध्यम से ही देश चलता है। ये आप भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। पर आम उपभोक्ताओं को किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए, उसके जितने भी कड़े प्रावधान है उसको सरकार को हटाना चाहिए। अच्छा, तेल हो गया, शक्कर हो गया, मतलब जो आवश्यक वस्तु है उसको तो कम से कम कम्युनिटी टैक्स उसमें हटना चाहिए, वायदा कारोबार उस पर हटना चाहिए। बाजार के लोग क्या कहते हैं? आपके पास तो रिटेलर वाले आते होंगे, जब आप रेट बढ़ा हुआ उनको देते हैं तो जाहिर तौर पर वो भी बढ़ाएंगे, उनका क्या रिएक्शन रहता है? भैया रिएक्शन तो बहुत ज़्यादा रहता है। जैसा आप मेरे पास कोई चीज़ खरीदने आएंगे कि यार आप खुद मुझे बोलेंगे कि यार मैं पिछली बार 100 रुपये का तेल लेके गया यार विवेक भाई, आप मुझे 150 क्यों दे रहे हो? तो मैं आपको सीधा सा जवाब दूंगा साहब ऊपर बढ़ा हुआ है। तो नीचे भी यही स्थिति रहती है कि वो भी ये बोलते साहब ऊपर बढ़ा हुआ है। सीधा असर हम उपभोक्ताओं पे पड़ना है। उपभोक्ताओं की लड़ाई सीधे महंगाई से हो रही है। हम लोग तो सिर्फ जरिया है उनको माल उपलब्ध कराने के लिए, सीधा जरिया है, और कमर टूट रही है आम उपभोक्ता की। बिल्कुल कमर में आयोडेक्स वो भी लगाएंगे और हमें भी लगाना है। व्यापारी तो ठीक है ना, फायदे में है ना, उसका तो प्रॉफिट उतना है ना जितना होना चाहिए। नहीं सर, प्रॉफिट ऑफ मार्जिन से दिक्कत नहीं है। हमारी लागत कितनी बढ़ गई, हमारी उधारी नहीं मिल रही है ना। आप सोचिए ना, 1.5 महीने में लोगों के करोड़ों रुपए दूसरे दुकानदारों पे अगर वो अगर संचालित चलता तो हमारा भी व्यापार बढ़ता है। बैंकों में लिमिट बनी हुई है कई व्यापारियों की, वो लिमिट उनको चुकाना है। अच्छा, तो ये जो लॉकडाउन रहा क्या इफेक्ट हुआ है? इससे इफेक्ट क्या हुआ? सरकार हम लोग की लिमिट जो आती हम लोग बनाते हैं उसका ब्याज हम लोग को माफ़ कराए कम से कम 2 महीने। ये आपको ब्याज देना पड़ा है इस बीच का, जितने दिन का लॉकडाउन रहा? देना पड़ेगा। माल अपन अगर जो पैसा फ्लो में गया हुआ है उसका तो आपको पैसा देना पड़ेगा ना। ब्याज जो है इंटरेस्ट तो जाएगा ना, इंटरेस्ट तो कारोबार नहीं हुआ है लेकिन ब्याज चल रहा है। ब्याज एक ऐसी चीज़ है जो ना दिन देखता है ना रात देखता है, 24 घंटे चलता है। वो चक्रवर्ती ब्याज होता है कि ब्याज के ऊपर हमारी पूंजी पे ब्याज जुड़ा, जो हमने पैसा लिया है उस पर फिर ब्याज। अगर मेरे को 20 लाख रुपए के ऊपर ब्याज लगा, 20,000 रुपया, तो उस 20,000 रुपये भी अगर मैंने नहीं भरे उस पर भी ब्याज लगेगा ना मेरे को। भाई ब्याज बहुत बड़ी मार है, कभी दिन रात नहीं देखता। आप खोले रहो, बंद रहो, चालू रहो, कुछ भी रहो, लेकिन बैंक का मीटर डाउन रहता है। तो फिर इसकी भरपाई कैसे होगी? साहब कहीं से नहीं होती, कैसे होगी भरपाई? व्यापारी की कमर टूट गई है। हम लोग कभी नहीं चाहते, हम लोग तो चाहते हैं कि प्राइस स्थिर रहे, कम से कम रहे,
तो इसमें हम लोगों का जो कहा तो यही आता है ना कि कुछ भी हो जाए व्यापारी तो फायदे में रहता है। नहीं साहब, देखिए व्यापारी फायदे में भी रहता है, नुकसान में भी रहता है। व्यापारी तो व्यापार करने बैठा है ना। हम कभी नहीं चाहेंगे कि तेल इतना महंगा बिके, क्योंकि रीजनेबल रेट में अगर कोई चीज़ बिकेगी तो उसका टर्नओवर भी अच्छा होता है, उसमें प्रॉफिट भी मिलता है। अब इतना महंगा हो गया, आप सोचिए 1500 का डब्बा 2400 रुपये का हो गया, हम लोगों की लागत 900 रुपये बढ़ गई। हम किसी और दुकानदार को दे रहे हैं, अब उसकी कैपेसिटी हम समझ कीजिए पहले 15,000 रुपये की कैपेसिटी थी हमको उसके माल देने की, अब वो कैपेसिटी उसकी 25,000 की हो गई। हम लोगों की लागत कितनी बढ़ गई। वो पैसे की तो सीमितता है भाई, दुकान में जितना इन्वेस्टमेंट होता है आदमी रखेगा। तो अगर हमारी बैंक की 10 लाख की लिमिट है, हम बैंक के पास जाएंगे इसको 20 कर दीजिए, तो निश्चित रूप से बैंक नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो मॉर्गेज रखा हुआ है उसकी भी वैल्यूएशन होना चाहिए ना साहब। तो क्या व्यापारी भी परेशान हो गया है? निश्चित रूप से परेशान है। वो कभी नहीं चाहता कि बाजार बहुत तेज बिके। व्यापारी कभी नहीं चाहेगा कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तेज बिके। मूल्य स्थिर रहे, स्थिरता से माल आवक जावक रहे, कोई दिक्कत नहीं। मूल स्थिर रहना चाहिए। अब तो ये थोक व्यापारी भी कहने लगे हैं कि ये कहा जा रहा है कि कहा जाता है आमतौर पर कि व्यापारी तो हमेशा जो है फ़ायदे में रहता है। अभी कोरोना काल की बात करें कितना फ़ायदे में व्यापारी? चल अभी देखा जाए तो व्यापारी ये पिछले 2 महीने से घाटे में ही है, क्योंकि व्यापारी एक व्यापारी के साथ जहाँ तक मेरा पर्सनल पर्सनल सोच मान के चलें कि एक दुकान से कम 40 से 50 परिवार पलते हैं। और व्यापारी जो समूह है बहुत बड़ा समूह है, 7 करोड़ व्यापारियों की जनसंख्या है देश के अंदर। तो इस पूरे लॉकडाउन में व्यापारी कहीं ना कहीं अपने जो वर्कर हैं, जो उनके कार्य करने वाले लोग हैं, आज से 30 साल 35 साल से लोग कार्य कर रहे हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी खर्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, सभी चीज़ें। तो ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत एक व्यापारी की दुकान से निर्भर हो जाए कि उसका दुकान से कारोबार हो गया ख़त्म, वैसा नहीं है। व्यापारी को एक व्यापारी की दुकान से 40 परिवार पलता है। उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 2 महीने से व्यापारी कमाई में नहीं रहा, नुकसान में रहा। बहरहाल ये है कि व्यापारी बहुत संयमित है, यानी इस तरीके से आप मान के चलें जिस तरीके से कि देश बॉर्डर में एक सैनिक काम करता है और उसका हम बंदूक तो नहीं लेते हैं, आतंकवादियों से सामना तो नहीं करते, लेकिन हम सैनिक से भी कम नहीं है। सैनिक की तरह ही व्यापारी सैनिक की तरह भूमिका में निभा रहा है आज। कैसे किस तरह से? बिल्कुल 100%, क्योंकि व्यापारी रात को 3 बजे 2 बजे यहाँ आता है गाड़ी खाली करवाने, वो पूरा सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी देता है। और ऐसा नहीं है कि व्यापारी का कोई कच्चा व्यापार है, पूरे पक्के से बिल का व्यापार है, जीएसटी पे करता है, तो सरकार को टैक्स अदा करता है। तो व्यापारी कहीं से कहीं तक अभी 2 महीने से बहुत संकट काल में रहा है और सरकार का कोई सहयोग मिला नहीं है 2 महीने के अंदर। बड़ा सवाल ये कि थोक व्यापारी यदि संकट में रहेगा तो फिर रिटेलर का क्या होगा? रिटेलर की हालत भी बहुत बुरी है, लाजमी उनका भी पैसा डूबा होगा, क्योंकि उनके पास भी और छोटे छोटे उपभोक्ता हैं जो घरों में माल लेके जाते हैं, उनको भी उसका नुकसान होता है। पर एक चीज़ बताऊं कि जिस तरीके से हमारे रमाकांत जी ने बोला सैनिक की श्रेणी की बात बोली, उसी तरीके से तो आप बता हम लोग भी कोरोना वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। सरकार स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का दर्जा दे रही है, आप मीडिया कर्मियों को कोरोना वॉरियर्स का, पर हम व्यापारियों को क्यों नहीं? हम लोग भी तो इतने मुश्किल काम में आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी बुरी स्थिति है, पर कोरोना का डर क्या हम लोग को नहीं है क्या? लेकिन आपका तो व्यापार हो रहा है, आमदनी हो रही है। तो सर सैलरी तो आप लोग को भी मिल रही है, 60 से 70 हज़ार स्वास्थ्य कर्मियों को भी मिल रहा है, हमारा क्या हो रहा है? हम तो इतने मुश्किल समय पे लोगों का पेट भर रहे हैं। अच्छा, अब ईमानदारी से बताइए आप जी कि पूरे मध्य प्रदेश में फिलहाल व्यापार की बात करें, एक तो कोरोना काल, ऊपर से लॉकडाउन, इस बीच व्यापार का क्या हाल है? बहुत बुरी स्थिति में सर, कम से कम 1 मिनट रुकिए। 70% हम लोग का बिजनेस ठप है। जो पहले इस सीज़न पे जो हम अगर बात करें कि 200 से 300 करोड़ रुपए का बिजनेस भोपाल शहर में होता था, इसमें सीजन क्योंकि ये शादियों का सीज़न है, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। कई टेंट वाले टोटल समाप्ति पे, पूरा नुकसान वो झेल रहे हैं। गार्डन वाले, कपड़े, ज्वेलर्स, हम खाने पीने की चीज़ें, आज 10 लोगों में कौन, जो अगर हम देखें तो जो 10 पीपे से 50 पीपे तेल जाता था, वो 2 पीपों में तेल में काम हो रहा है। तो कहाँ से बेचारे काम हो रहा है? सबके काम सब 70% धंधे चले गए इस पूरे कोरोना काल और लॉकडाउन।
पिछले साल भी नुकसान खाया, इस साल भी नुकसान खा रहा है। और छोटे व्यापारियों की बात करें जो अपन क्या बोलते हैं यार उसको, सब लोगों का माल ख़राब हो रहा है। छोटे व्यापारियों जब जो डेट है वो सब निकल गई, एक्सपायरी डेट पे माल चला गया। ये तो कितनी सारी चीज़ें हैं साहब जो सरकार देखना नहीं चाहेगी और नुकसान हम लोग को सीधा झेल करना है। तो आप चूँकि एक जिम्मेदार संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या कोई मूवमेंट होने जा रहा है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो सर मूवमेंट का कुछ नहीं, अभी तो सब हम लोग उठना प्रयास कर रहे हैं, अगर जितना जल्दी उठ सके उतना काम है। अभी तो हम दूसरों के लिए काम करना पसंद कर रहे हैं। अभी कपड़ा बाजार खुल जाए और दुकानें खुल जाएँ ताकि उन लोग की जो आर्थिक स्थिति है वो बदल जाए, और इसीलिए हम लोग काम करेंगे। बाकी अन्य व्यापारियों की जो भी समस्या हम उसको केट के माध्यम से जरूर उठाने का प्रयास करेंगे और उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। व्यापारियों के हाल बेहाल है, तो अब व्यापारी क्या कर रहा है? ये चल अभी कोरोना काल है जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे बड़ा मुद्दा है, और हमें भी अपनी जान बचानी है और दूसरे की भी रक्षा करनी है। उसी हिसाब से अभी जब तक लॉकडाउन संपूर्ण रूप से नहीं खुल जाता और सरकार की तरफ से कोई नई गाइडलाइन आती है, इसके बाद हमारी मीटिंग होगी और जो भी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं उनके बीच में सभी व्यापारियों का जो सभी संगठन है वो केट के बैनर तले जाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो भी जिस तरीके से उद्योग यानी इंडस्ट्रीज को जो सहूलियत दी जाती है वो व्यापारियों को भी दी जाए, छूट दी जाए, उनको टैक्स में भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए। जो अभी रिटर्न जमा करने का समय सीमा हालांकि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, लेकिन जो बैंक का ब्याज है वो 1 रुपये भी माफ़ नहीं होता है। पिछले साल भी माफ़ नहीं हुआ, इस साल भी 1 पैसा माफ़ नहीं हुआ है। केट की तरफ से मांग यही है कि थोड़ा बहुत बड़ी डिमांड आ गई है। तो सर डिमांड बड़ी तो सवाल ये है कि जब व्यापारी ही सरकार से ये डिमांड करेगा छूट की, तो फिर आम व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दी जाए। भैया हम भी तो एक आम नागरिक ही है ना, तो हम लोग को भी वही सब चीज़ें होना चाहिए जो दूसरों के लिए। हम लोग परेशानी में झेल रहे हैं, किस तरीके से रिटर्न भरेंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो अकाउंटेंट है वो तो आ नहीं रहा है, वो भी कहीं बहुत सारे ऐसे कितने अकाउंटेंट होंगे जो क्वारंटाइन होंगे। उस पूरा सॉफ्टवेयर उसके पास चलाना उसको आता है, सब कुछ वही सब भरता, वही लिमिट भरेगा। बड़ी परेशानी है। और मैं आपको बताऊं 1 जून को जब भारत भोपाल खुला तो 1 जून में 2 जून की रोटी के लिए हर व्यापारी तरस रहा था। 2 जून की रोटी के लिए 1 जून को बाज़ार खुला है, और हम भी ये चाहते हैं सरकार से दूसरों को भी 2 जून की रोटी कमाने का मौका दें और सभी कम्युनिटीज़ जितने भी हैं उन सबका बाज़ार खोलें। देखिए, बात करें कोरोना काल है और ऊपर से लॉकडाउन, और लॉकडाउन के बीच अब व्यापारी भी परेशान हो रहा है। हालांकि जिस तरह से महंगाई आसमान तक चढ़ी है, आसमान तक पहुंच गई है, उसके बाद आम आदमी तो परेशान है ही, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि व्यापारी भी अब 2 जून की रोटी के लिए तरस रहा है। कैमरामैन लवनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।